है ना। इससे पीछा आपको मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद भी नहीं छूटेगा। ये ऐसा चैप्टर है जो मेडिकल कॉलेज में जाइएगा तो वहां भी पढ़ना पड़ेगा। सेलुलर रेस्पिरेशन, हेडिंग है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे दो टर्म आपको दिख रहा है, एक सेलुलर और दूसरा रेस्पिरेशन। मतलब सेल के अंदर की बात कर रहा है और दूसरा क्या बात कर रहा है, रेस्पिरेशन। नहीं, रेस्पिरेशन में मेनली हम लोग क्या बात करते हैं, तो रेस्पिरेशन जो होता है, ये जो होता है सेलुलर में या सेल के अंदर कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन में जो हम लोग बात करते हैं ये कैसा प्रोसेस है, तो इसको हम लोग बात करते हैं सेलुलर कैटाबॉलिक प्रोसेस। नहीं, क्या हम लोग बोलेंगे, सेलुलर कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। नहीं, सेलुलर कैटाबॉलिक प्रोसेस, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोल देते हैं। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस किसका, हम लोग जो यहां बात कर रहे हैं कैटाबॉलिक, तो कैटाबॉलिक प्रोसेस किसका, तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल का। जो कैटाबॉलिक होता है इसका मतलब होता है तोड़ना। किसको तोड़ना है, तो सेलुलर कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिक in which the organic, जो हम लोग का फूड था या न्यूट्रिएंट था, जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, इसको क्या करना होगा, जो प्रोटोप्लाज्म में था उसको ब्रेक डाउन करना होगा या ऑक्सीडाइज करना होगा। इन विच द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर ब्रेक डाउन, राइट, या ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज करवा देना है स्टेप बाय स्टेप टू कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। स्टेप बाय स्टेप टू कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में हम लोग को इसको ले आना। देखो इतना बात जो किए, इस टेक्स्ट का पता है क्या मीनिंग है, जो हम लोग खाना खाए, जो हमारा फूड है, फूड में मेनली तीन चीज आपको मिलेगा। एनर्जी देने में सबसे माहिर है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद आपको मिल जाएगा लिपिड, और उसके बाद मिल जाएगा प्रोटीन। आपको बता दूं ये तीनों को मिला के ही बोल रहा है यहां पे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट यही तीनों को मिला के मेनली बोला जा रहा है। अब इसी तीनों को स्टेप बाय स्टेप तोड़ना है, और ये तीनों को तोड़ के क्या बनवा लेना है, एटीपी। यही तीनों को अगर जब ब्रेक डाउन करवाएंगे तो क्या फॉर्मेशन कराना है, एटीपी। तो एटीपी को बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी है, और इसको बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी। मतलब बॉडी में अगर आपका ग्लूकोज है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। बोले तो एटीपी में तोड़वाने का काम करता है या तोड़ने का काम करता है।
लेकिन आपको बता दूं, ये जो एनर्जी को तोड़ा जाएगा एटीपी में, तो कुछ एनर्जी यहां लॉस कर जाता है। लॉस जो करता है लगभग आपको बता दूं 55 से 60% एनर्जी हम लोग में हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लॉस कर जाता है हीट के फॉर्म में। लॉस 50 to 60% एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो लगभग आप बोल सकते हो 40-45% एनर्जी, 40 to 45% एनर्जी जो कन्वर्ट होता है किसमें, एटीपी में। बच्चों एटीपी की जो बात हम लोग करते हैं, एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। आप लोग बचपन से ये बात पढ़ते हैं। एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी है किसका, सेल का या किसी भी लिविंग का। लिविंग जब भी एनर्जी को यूज करेगा किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में ही यूज करेगा, नहीं तो ये यूज नहीं कर पाए। तो शुरू में रेस्पिरेशन को बोला गया था कि कैटाबॉलिक प्रोसेस है, लेकिन बाद में इसी रेस्पिरेशन को बोला गया कि ये एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन के बारे में बोला गया कि इट इज एन एम्फीबॉलिक प्रोसेस, इट इज एन एम्फीबॉलिक। ये कैसा है, एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। और कैसा होता है, एन एक्सर्गोनिक, नहीं एम्फीबॉलिक एंड एक्सर्गोनिक सेलुलर प्रोसेस। तो ये बात बोला गया। एम्फीबॉलिक क्या होता है, जब हम लोग कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों को मिला देंगे। कैटाबॉलिक मतलब होता है तोड़ना, नहीं एनाबॉलिक मतलब होता है बनाना, और दोनों को मिला के टर्म यूज होता है एम्फीबॉलिक। तो शुरू में बोला गया था कि यहां तो हम लोग फूड को खाली तोड़ते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि रेस्पिरेशन में बहुत सारा कंपाउंड है जिसका फॉर्मेशन भी होता है, जिसका फॉर्मेशन भी होता है। तो हम लोग का जो फूड में है, ये जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन की बात करते हैं, इसी को बोला जाता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और इसी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को हम लोग को तोड़ेंगे, और तोड़ के क्या करेंगे, एनर्जी का प्रोडक्शन करवाएंगे। नहीं, इसी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को तोड़ के एटीपी का प्रोडक्शन करवाएंगे। अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारा क्या, देखो यहीं पे बताते हैं, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को अगर तोड़ा जाए, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को तोड़ा जाए तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग। क्या बोला जाएगा इसको, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, FLOTING रेस्पिरेशन। तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में किसको तोड़ना है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। और अगर प्रोटीन को तोड़ा जाता है तो ये कहलाता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, प्रोटोप्लाज्मिक। तो दो बात है, एक होता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, एक बात होता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन तब बोलेंगे जो चीज एबंडेंट है, जो एबंडेंट चीज को अगर आप तोड़िएगा तो वो कहलाता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। एबंडेंट चीज जो है उसको तोड़िएगा तो वो कहलाएगा फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, एबंडेंट जो रहेगा। और जो चीज थोड़ा कम है उसको अगर तोड़ेंगे, जैसे हम लोग अगर प्रोटीन को तोड़ेंगे तो वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो एक होता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और एक होता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। लेकिन प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में एक बात और है, क्या बात है वो, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन का अगर दलहन पौधा हो, दलहन, तो दलहन में प्रोटीन ज्यादा होगा, तो दलहन में अगर प्रोटीन टूटेगा तो वो फ्लोटिंग ही कहलाता है, ये एक्सेप्शन। तो नॉर्मल याद रखिए हम लोग अपना। आइए, कुछ बोल रहे हैं, दलहन मतलब दलहन पौधा नहीं जानते हैं, दाल वाला, तो दाल में प्रोटीन ज्यादा होता है ना, तो ये चीज हो गया। चलिए आइए, देखो रेस्पिरेशन को बांटा जाता है, हटाऊं, नहीं जल्दी जल्दी,
लिखिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लिख कीजिए, क्या कि फिर इसीलिए ना बोलते हैं नोट्स लीजिए, नोट्स लीजिएगा तो और फास्ट रहेंगे, नोट्स आप लोग ले नहीं रहे। आज नहीं समझ रहा था। अच्छा सब देखिए, ये बच्ची है ना, 2 ईयर में, अच्छा तुम्हारा टारगेट पीछे है, समर है ना, 2 ईयर, लेकिन अभी तो हम समर मोड में चल रहे हैं, आप लोग को फिर से पढ़ाया जाएगा आराम से। नहीं है, लेकिन हमको तो दिखाना पड़ेगा ना मेरा खत्म हुआ, नहीं समझे? अब आज बोल दीजिएगा आज सेलुलर एक्सप्रेशन खत्म हो गया, अगला पढ़ा देते हैं अगला दिन से, नहीं समझे? हमको आखिर शो करना होगा ना कि भाई हम खत्म किए। अभी 10th में हो गया ना प्रॉब्लम, 10th वाला सब में पहले सब बोला कि सर आराम से चलिए, कोई इशू नहीं है, जितना होगा अच्छे से होगा, हम आराम से पढ़ा रहे थे, तो लाइफ प्रोसेस बहुत लंबा है, तो उसमें ख़त्म ही होने वाला था। अब जितना टाइम लाइफ प्रोसेस एक एक चैप्टर लिया, उतना ही टाइम में उधर 5 चैप्टर निकल जाएगा, बाकी सब छोटा छोटा है। लेकिन कुछ बच्चा जाके कंप्लेन खिचड़ी सर का एक चैप्टर चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, या पता नहीं जो भी इशू था, नीचे ऑफिस में जाके बोला है, ऑफिस से हमको बोला गया एनसीईआरटी खाली पढ़ाइए, पिछला क्लास खाली एनसीईआरटी पढ़ा के निकल गए, तो उसमें भी कुछ बच्चा ब्लास्ट हो गया कि सर अब एनसीईआरटी पढ़ना था तो यहाँ का है। तो फिर गड़बड़ा ही रहा है, 10th में ये चीज़ हो गया है। बच्चा जैसे उसमें 2 ग्रुप बच्चे का है, एक जो अच्छा बच्चा है वो बोलता है सर जितना ही पढ़ाओ अच्छे से पढ़ाओ, नहीं तो जब अच्छे से पढ़ाएंगे तो स्लो हो जाएगा बैच, कोई भी चीज़ कंटेंट ज़्यादा मिलेगा तो स्लो जाएगा बैच, है ना? और वही चीज़ है कि सिर्फ खाना पूर्ति करना है, एनसीईआरटी खाली पढ़ा के निकलना है तो फास्ट निकाल देंगे, इससे क्या है? तो उसी में 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप अपना अपना कहानी है, तो हम बोले दोनों अपना, थोड़ा सा कल इस पर उड़ के बोल रहा था। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि शुरू से जिस मोड में गए, जैसे शुरू से बोल देते कि केवल एनसीईआरटी, तो बच्चा कोई कंप्लेन नहीं करता, उसको पता ही नहीं चलता हम कितना डेप्थ में ले जा रहे हैं उसको। अब क्या है, हम डेप्थ में ले जाके घुमा फिरा के दिखा दिए हैं, और अब अगर सुपरफिशियल जाएंगे तो बच्चा जो पढ़ने वाला है वो भड़क जा रहा है कि सर ये सब तो हम लोग 10th में मतलब वहीं जेएनवी में ही पढ़ लेंगे, समझे ना? मान लीजिए हम आज कोई इशू नहीं है, 2 ईयर में आप हमको बोलिए आराम से चलेंगे हम, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ख़त्म नहीं होगा, तो बाद में 2 ईयर वाला बोलेगा सर ये चैप्टर रह गया, वो चैप्टर रह गया, दिस दैट करना स्टार्ट करें। सॉरी ये जेएनवी वाला 2 ईयर का तो हमको इशू ही नहीं, मेरा अपना सेंटर पे कभी भी आप सिलेबस नहीं लटका लेट, तो आज तक सिलेबस लटका नहीं है, वही है कि अभी नॉर्मल मोड में नहीं जा सकते हैं, नॉर्मल में 2 ईयर मोड में चलेंगे हम लोग फिर से, तब शुरू से फिर पढ़ाया जाएगा एकदम स्टेप बाय स्टेप। हाँ जब भी हो देखेंगे, उसके बाद फिर आराम से किया जाएगा, उसके बाद एक एक चीज़ फोकस करेंगे, है ना? चलिए इधर बात कर रहे हैं, फिलहाल अभी 2 ईयर मोड में चलिए, जस्ट एक ओवरव्यू का ये हो रहा है आप लोग का। तो रेस्पिरेशन हटाओ, हटा रहा हूँ। देखो रेस्पिरेशन जो है ना, इसको बांट दिया गया, और इसको जो बांटा गया इसको 2 भाग में बांट दिया रेस्पिरेशन को। एक बोला जाता है एरोबिक, तो आप लोग को पहले भी पता होगा पहले से, और एक होता है एन एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन वो है
जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा या एयर के प्रेजेंस में होगा, एरोबिक इसीलिए बोला। और दूसरा जो टर्म दे रहा है एनएरोबिक, तो देखो इंग्लिश वर्ड के आगे, इंग्लिश वर्ड मैंने बार बार बताया, इंग्लिश वर्ड के आगे ए लगा दो, उसका मतलब हो जाता है नॉट। लेकिन यहाँ क्या है, इंग्लिश वर्ड में ए नहीं है, पहले से, सॉरी यहाँ पहले से ए है, पहले से ए है, तो वॉवेल के आगे ए नहीं लगता है, क्या लगता है एन, तो क्या कहलाएगा एन एरोबिक, मतलब नहीं है एरोबिक। तो मतलब इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन इसको ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन ये तो आप अंडर 10 ही पढ़ चुके थे, इसमें थोड़ा और भी बात है। एरोबिक रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, ये दो तरह का होता है, एक होता है ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट एरोबिक, और एक होता है फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव एरोबिक। सेम इसी तरह से एनारोब भी दो तरह का होता है, सेम इसी तरह से अगर है तो एक होगा ऑब्लिगेट एन एरोबिक, और एक होता है फैकल्टेटिव एनारोबिक। तो इधर हो जाता है, देखो तो चार तरह का रेस्पिरेशन हो गया। मीनिंग समझिए, मीनिंग ऑब्लिगेट मतलब होता है आज्ञाकारी, और फैकल्टेटिव का मतलब होता है मजबूरी में। तो ये आज्ञाकारी है, ये बिना ऑक्सीजन अगर न दोगे तो ये मर जाएगा, बिना ऑक्सीजन का ये जिंदे नहीं रहेगा, नहीं। तो इसको स्ट्रिक्टली रेस्पायरिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बिना ऑक्सीजन का ये जिंदा ही नहीं रहेगा, नहीं। और यहां देखो, सिर्फ सुन लीजिए चार को। और फैकल्टेटिव वाला है मजबूरी में एरोबिक कर रहा है, बाय नेचर ये क्या होता है एनारोबिक, मतलब ये मजबूरी में एरोबिक कर रहा है, इसका कुछ मजबूरी है इसीलिए एरोबिक कर रहा है, नहीं तो बाय नेचर ये एनारोब है। उसी तरह से ऑब्लिगेट एनारोब, ये क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन दोगे तो ये मर जाएगा, ऑक्सीजन नहीं चाहिए इसको। लेकिन जो फैकल्टेटिव वाला है, फैकल्टेटिव मतलब मजबूरी में, तो बाय नेचर ये क्या है एरोब है। तो जहां फैकल्टेटिव लगाए तो बाय नेचर उसको पलट सकते हैं आप। तो चार तरह का रेस्पिरेशन होता है, चार तरह का रेस्पिरेशन की हम लोग बात करते हैं, तो उसमें ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव लगा देना है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको अच्छे से पता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसको जब तोड़ा जाएगा तो 38 एटीपी का प्रोडक्शन होगा, 38 एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बात करेंगे। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में वही एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अगर हम लोग तोड़े, इसको अगर तोड़ा जाए, ये ग्लूकोज को तोड़ा जाए तो मात्र 2 एटीपी का प्रोडक्शन होता है, इसमें एनारोबिक में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ के मात्र 2 एटीपी, यहाँ 38 एटीपी। तो पूरा डिटेल देखेंगे कैसे 38, कैसे 2 ही हो रहा है, नहीं ये सब के बारे में हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे इसी चैप्टर में। क्लियर है? एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ चलेगा? बैक्टीरिया में चल सकता है, कुछ लोअर पैरासाइट एनिमल सब है उसमें चल सकता है, हम लोग के अंदर आरबीसी में चल सकता है, चलता है, हमारा मसल सेल में एनारोबिक चल सकता है, नहीं तो उस जगह एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उसमें आप कर सकते हो इथाइल अल्कोहल बनेगा, इथेनॉल बन सकता है, एसिटिक एसिड बन सकता है, लैक्टिक एसिड, इस सब का फॉर्मेशन होता है किसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो हम लोग बात करेंगे उसमें। क्लियर है? और एरोबिक तो जितना भी हायर प्लांट है या एनिमल है तो वो सब क्या करता है एरोबिक रेस्पिरेशन करवाने का काम करता है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग को बात करना है कि रेस्पिरेशन में मेनली जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है वो ग्लूकोज को तोड़ने की बात करता है, और ग्लूकोज को जो तोड़ेगा तो कैसे कैसे आखिर ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, नहीं ग्लूकोज को कैसे कैसे तोड़ा जाएगा उस पर बात करेंगे। तो सीधा हम लोग आते हैं स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन को समझिए, जस्ट लाइक क्रैश कोर्स होता है, ये अभी क्रैश कोर्स चल रहा है।
हर एक के बारे में इतना तक आने में, जितना अभी बता रहा हूं, मुझे एक क्लास लगता है नॉर्मल क्लास। चलिए इसको साफ करूं, तो एक ही बार में साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करेंगे। रेस्पिरेशन को 4 स्टेप में तोड़ दिया गया है, और स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन में जो आपको लेके बढ़ना है वो मेनली ग्लूकोज, आपका जो सिलेबस फोकस किया हुआ ग्लूकोज पे किया हुआ। देखो मान लो ये सेल है, प्लांट सेल हो सकता है, एनिमल सेल हो सकता है, जो मानना मान लो। और सेल है, अगर एनिमल सेल है तो ये सेल मेम्ब्रेन होगा। और इसी में मान लो एक माइटोकॉन्ड्रिया हम बना दें, सपोज कीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, जानबूझ के बड़ा बना रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने पढ़ाया था, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर, और माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन भी होता है, इनर मेम्ब्रेन। और दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस को आपको बताया गया था, क्या होता है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटो स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला जाता है। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। साइटोप्लाज्म कहीं भी बना लो ना, मान लो ये न्यूक्लियस है, छोटा सा बना देते हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक का डिस्टेंस यही ना कहलाता है। तो ये सारा माइटोकॉन्ड्रिया ये सब कहाँ रहता है? साइटोप्लाज्म में ही है ना। ये सब जो पूरा बात है ये सब का कहाँ है? साइटोप्लाज्म के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया भी कहाँ रहता है? साइटोप्लाज्म के अंदर है। अब देखो, जो हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना में जो ग्लूकोज खाए, या यूं कहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट खाए, तो कार्बोहाइड्रेट को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तोड़ देगा, मोनोसेक्राइड में तोड़ देगा बोले तो ग्लूकोज में, और वही ग्लूकोज आ जाता है हमारे ब्लड में। वही ग्लूकोज हमारा कहाँ जाएगा? ब्लड में मिलेगा आपको ग्लूकोज, और यही ब्लड होते हुए हमारे सेल में। तो हम लोग को ग्लूकोज पे बात करना है। ग्लूकोज कहाँ आ चुका है? हम लोग के सेल में। ग्लूकोज कितने कार्बन का कंपाउंड है? 6 कार्बन का कंपाउंड, 6 कार्बन का कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला आप लोग को पता है, C6। जरा सा बोर्ड पे नजर रखो, अब लिखने से ज्यादा अच्छा है। ग्लूकोज अंदर घुसने की कोशिश करता है, बस घुस नहीं पाता है, साइज बड़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन के अंदर, सॉरी आउटर मेम्ब्रेन के अंदर घुसने ही नहीं देता है, रोक के रख लिया। अब रोक के रख लिया तो इसको घुसने ही नहीं दिया, तब माइटोकॉन्ड्रिया को मजबूरन तोड़ना पड़ता है। और यही माइटोकॉन्ड्रिया जो मजबूरन टूटता है तो पायरुविक एसिड में टूटता है। पूरा लिख दो, या पायरुवेट भी बोलता है। पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो होता है ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो ये कैगो टूटेगा? ऐसे 2 हो गया ना। कहां पे हुआ है? साइटोप्लाज्म में हुआ है। यही प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। इसी प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। कहां पे हुआ है? साइटोप्लाज्म में। ये वाला कहां पे हुआ है? आपसे पूछ देगा ग्लाइकोलाइसिस का सबस्ट्रेट कौन है? ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट कौन है? पायरुविक एसिड। नहीं, कहां पे हुआ है ग्लाइकोलाइसिस? कहां पे हुआ है? साइटोप्लाज्म में। ये भी पूछ सकता है ग्लाइकोलाइसिस में क्या बना है, तो देखो अभी सिर्फ बनवा रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP बनता है,
और दो तो बनता है NADH2, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट। अब देखिए यहां से जैसे ये हो गया पायरुविक एसिड, तो शॉर्ट में हम PA लिख देते हैं, इसको PA, ठीक है। यही पायरुविक एसिड घुस तो जाता है इसमें, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में घुस नहीं पाता है। आउटर मेम्ब्रेन इसको घुसने देता है, इनर मेम्ब्रेन रोक लिया, नहीं घुसने दिया। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड है? 3 कार्बन का कंपाउंड। तो मजबूरन इस पायरुविक एसिड को टूट के बनना होता है एसिटाइल कोएंजाइम। ये होता है 2 कार्बन का कंपाउंड। तो जरा सा देखो पायरुविक एसिड यहाँ क्या गो था? 2 गो था, तो यहाँ क्या गो घुसा होगा? 2 गो घुसा होगा। तो यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम में क्या गो बना होगा? 2 गो बना होगा। तो 2 कार्बन वाला 2 गो, तो 4 ही कार्बन ना। इसका मतलब यहाँ कुछ निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड 2 गो निकल लेता है, 2 गो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और यही लिंक रिएक्शन में कुछ और भी बना है, इसमें में कुछ और भी बना है। क्या बना है? इसमें 2 गो बनता है NADH2, ठीक। इसी प्रोसेस का हम लोग नाम देते हैं लिंक रिएक्शन। क्या बोला जाता है? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन कहाँ हुआ है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। लेकिन बता दूं आपका NCERT इस लिंक रिएक्शन को लेके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ले जाके बताता है NCERT। तो NCERT जब पढ़िएगा तो ध्यान दीजिएगा, सही बात यह है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होता है, लेकिन NCERT क्या क्या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लेके चला गया लिंक रिएक्शन। पढ़ते वक्त ध्यान देना। आगे देखो, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, यही एसिटाइल कोएंजाइम है, तो 3 कार्बन वाले को नहीं घुसने दिया था, लेकिन 2 कार्बन वाले को घुसने दे देगा। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में फिर घुस गया कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया का ये वाला पोर्शन क्या है? मैट्रिक्स। कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की अब बात होगी। क्या घुसा है? एसिटाइल कोएंजाइम में। आपको बता दूं एक एसिटाइल कोएंजाइम में से चलेगा यहां क्रेब साइकिल। क्या चलेगा? क्रेब साइकिल। तो आपसे पूछ सकता है क्रेब साइकिल कहां पे चलेगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। क्रेब साइकिल का सबस्ट्रेट क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम में। क्रेब साइकिल का प्रोडक्ट क्या है? तो देखो एक साइकिल क्रेब साइकिल चलेगा तो क्या क्या बनाएगा? एक ठो बनाएगा ZTP, 3 ठो बनाता है NADH2, एक ठो बनाता है FADH2। ये क्रेब साइकिल का प्रोडक्ट है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड सब निकल लेगा यहां से सारा। तो 2 गो है, इसका मतलब 2 साइकिल चलेगा, ये भी 2 साइकिल चलेगा, इसका मतलब ये भी कितना बनेगा? सब डबल डबल हो जाएगा। तो 1 बन रहा था तो 2 गो GTP, तो 3 दूना 6 गो ये, और 2 ठो ये कहाँ चला? ये क्रेब साइकिल का प्रोडक्ट है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बना। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जब ये बना तो फाइनल स्टेप में ये पहुंचता है। और फाइनल स्टेप में क्या है? यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन में चलता है क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ चलता है? इनर मेम्ब्रेन में। और इसी ETS में कौन आएगा? ये आएगा, ये आएगा, इवन इधर जो ये बना है वो भी जाएगा, ये जो बना है वो भी जाएगा। ये सब आने के बाद, ये सब आने के बाद क्या करवाता है? ATP का फॉर्मेशन। एक ठो NADH2, 1 NADH2, याद रखिएगा 1 NADH2 3 ATP बनवाता है। और एक ठो FADH2 2 ATP बनवाता है। तो चलो सारा ATP जोड़ के देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP, और ये जब ETS में जाएगा तो 1 से 3, तो 2 से 6, तो टोटल कितना ATP बनेगा? 8। ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP बना। लिंक रिएक्शन में क्या को बना है? 8 और 6 14, 14 प्लस 2 ATP 16। अब देखो 6 गुना 3 18, तो उसमें 16 में 18 जोड़ दो, कितना हो गया? 34। और इससे 1 से 2, तो 2 से 4, तो 34 प्लस 4 38 ATP का प्रोडक्शन करवाए। यही सब बात स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है।
मतलब चारों प्रोसेस को हम लोग को पढ़ना है। कौन सा चारों प्रोसेस? पहला प्रोसेस हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्लाइकोलाइसिस, तब पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन, तब पढ़ेंगे क्रेब साइकिल, तब पढ़ेंगे ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आइए बात करते हैं पहला प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस। हेडिंग डालते हैं ये ब्लड। ये ब्लड में क्या होगा? ग्लूकोज, ऐसे लिख लो ना, ठीक है। और ये क्या है? ब्लड है, ब्लड में आ जाता है। हो गया। एनवी वाला सब आएगा तो पागल हो जाएगा, उसे देखेगा प्लांट फिजियोलॉजी साफ। नहीं बढ़ू आगे। चलो देखो, हटा रहा हूं। हम लोग ये प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। ये कौन सा? ग्लूकोज से क्या बनवाएंगे? पायरुविक एसिड। प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होगा? साइटोप्लाज्म में। टोटल कितना एटीपी बनेगा? 8। एक्चुअल में 2 डायरेक्ट एटीपी और 2 NADH2 का फॉर्मेशन होगा, तो टोटल 8 एटीपी का फॉर्मेशन। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। इसका और भी नाम है, EMP पाथवे भी बोला जाता है। 3 साइंटिस्ट है, इम्बर्डेन, मेयरहॉफ और पेरेंस। नहीं, वो उन्होंने दिया कहां होगा? अकर्स इन साइटोप्लाज्म में बोल सकते हैं, या साइटोसोल, बात एक ही है। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस किस में होगा? एरोबिक में होगा कि एनारोबिक में? एक कॉमन है, कॉमन फॉर बोथ रेस्पिरेशन। मतलब एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होता है क्या? ग्लाइकोलाइसिस। तो टर्म तोड़ दीजिए, ग्लाइको प्लस लाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का अगर टर्म तोड़े, इसका टर्म तोड़िएगा तो 2 टर्म है। एक टर्म क्या आता है? ग्लाइको, और दूसरा आता है लाइसिस। ग्लाइको टर्म ग्लाइकेस से आया, ग्लाइकिस, और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, ब्रेक डाउन करना। और ग्लाइको टर्म का मतलब हो जाता है ग्लूकोज। मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं? ग्लूकोज के ब्रेक डाउन की बात करेंगे। स्वीट चीज जो है उसको स्प्लिट करना है बोले तो ब्रेक डाउन करवाना है, यही प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर है? ये तो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में प्रोडक्ट क्या क्या आएगा? ग्लाइकोलाइसिस का अगर कभी पूछे सबस्ट्रेट, आंसर जाएगा ग्लूकोज। और अगर ग्लाइकोलाइसिस का पूछ दे प्रोडक्ट, आंसर जाएगा पायरुविक एसिड बनेगा 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा, 2 NADH2 का फॉर्मेशन, ये इसका प्रोडक्ट होगा। कोई कार्बन डाइऑक्साइड ही सब नहीं निकलेगा। और आपको बता दूं, 2 जो कहा गया, 2 एटीपी तो डायरेक्ट निकला, और ये जो 2 को बना, ये जब ETS में जाएगा, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो 6 एटीपी के बराबर का एनर्जी देगा। तो 6 एटीपी प्लस 2 एटीपी मिलकर टोटल कितना? 8 एटीपी का प्रोडक्शन कहां पे होता है? ग्लाइकोलाइसिस में। 8 एटीपी में 2 एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है, और ये 6 एटीपी जो बना ETS में जाने के बाद ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से बनता है। तो सबस्ट्रेट लेवल और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्लियर है? स्टेप पे आते हैं।
आपको मेन जानना है स्टेप। यहाँ पे 10 रिएक्शन आने वाला है। यहाँ पे हम लोग जो ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप पे आएंगे बच्चों, तो टोटल 10 रिएक्शन है। 10 रिएक्शन को आपको जानना है ग्लाइकोलाइसिस का, नहीं कैसे कैसे टूटेगा, कहाँ बना, कहाँ ये हुआ। चलिए आइए नेक्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पे आते हैं। क्लीन कर रहा हूँ। स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, ग्लूकोज। एकदम बोर्ड पे नजर रखना, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। जैसे ग्लूकोज अंदर घुसेगा, कहाँ अंदर, सेल के अंदर, तो सेल के अंदर जब ग्लूकोज घुसता है तो जिस गेट से अंदर घुसा उस गेट से निकल भी सकता था, तो बोलता है नहीं ग्लूकोज को निकलने नहीं देना है, इसको रोको। तो रोकने के लिए यहाँ पे एक एटीपी आता है और अपना फॉस्फेट ग्रुप इसमें जोड़ देता है। एटीपी बन गया तो फॉस्फेट जुड़ गया, तो ग्लूकोज का अपना साइज, फॉस्फेट का अपना साइज, दोनों जुड़ जाएगा तो बड़ा साइज, तो गेट के बाहर ही नहीं निकलेगा। मतलब ग्लूकोज को लॉक किया गया एटीपी देके, और जैसे ही लॉक करेगा तो ग्लूकोज में जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, कहीं तो जुड़ेगा, तो छठा नंबर पे जुड़ जाता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बना दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, लॉक हो गया। आपको बता दूं ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आइसोमर होता है, चेंज होता रहता है। ग्लूकोज फिर कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, आइसोमेरिक फॉर्म है, चेंज होता रहेगा। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, फिर यहां पे बैलेंस करने के लिए एक एटीपी यहां पे फिर दिया जाता है, तो फिर यहां पे एक एटीपी आएगा, फिर फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देता है, एडीपी बन जाता है, और अब बन जाता है फ्रुक्टोज पहले से 6 नंबर पे फॉस्फेट था, 1 नंबर पे जुड़ जाता है फ्रुक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट। क्लियर है। और यही फ्रुक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट 2 में टूटता है, इसका ब्रेकडाउन होता है कार्बन का एक कंपाउंड खुद है, ये 2 में टूटता है। एक G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड, या हम एक काम करते हैं इधर लिख देते हैं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, जिसको शॉर्ट में हम लोग ढाप भी बोलते हैं, DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। और दूसरा टूटता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। इसी को G3P भी बोलते हैं, पिछले क्लास में आया था ये सब, अगर याद हो तो। ये 3 साइकिल का सारा प्रोडक्ट है, ये वो दोनों जुड़ के ये बना था, याद आ रहा है। 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन 6 कार्बन, उल्टा चल रहा है, उल्टा। वहां ग्लूकोज बनाए थे, यहाँ ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं। वहां एनर्जी देके एटीपी और एनएडीपीएच देके ग्लूकोज बनाए थे, यहाँ ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी और एनएडीपीएच हम लोग निकाल रहे हैं। और ये दोनों एक दूसरे का आइसोमेरिक फॉर्म होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है। तो जनरली क्या होता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यही बन जाता है। तो अब ये क्या गो बन गया, 2 गो। तो हम लोग इसी चीज को ऊपर ले लेते हैं, ऊपर ऊपर से नीचे आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऊपर लिख देते हैं, क्या क्या बन चुका है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। क्या गो बना है, 2 गो। यहां से डबल रिएक्शन चलेगा, काहे 2 गो बना है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, उसमें आइसोमेरिक फॉर्म है, तो ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं। यहां तक के स्टेज को बोला जाता है प्रीपरेटरी स्टेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
ग्लाइकोलाइसिस का ये प्रिपरेटरी स्टेज है। अब आता पे ऑफ स्टेज। शुरू में पूंजी लगाया, अब पूंजी के बाद क्या आएगा, पे ऑफ स्टेज की। अब बात करेंगे कि पे ऑफ स्टेज में क्या क्या होता है। आइए पे ऑफ स्टेज में, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है इससे बनता है 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट। लेकिन कब बनेगा, तो देखो अगला स्टेप में देखो, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आप क्या करो, हाइड्रोजन को निकाल लो। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कैसे निकलेगा भाई, तो यहां आएगा क्या, NAD+, पी हटा देना है, NADP नहीं होगा, H होगा, NADH बन गया। तो देखो हाइड्रोजन निकाला ना, यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड ये बन जाएगा ग्लिसरेट। अभी क्या बन गया, अगर और कुछ ना करे तो बन जाएगा ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट। लेकिन यहां पे एक फॉस्फेट को जोड़ दो, एक फॉस्फेट को यहां और दे दो, पीआई को दे दो, डायरेक्ट पीआई आके जुड़ जाता। अब 3 नंबर पे पहले से फॉस्फेट था, 1 नंबर पे फिर जुड़ गया, तो क्या बोलेंगे, इसी का नाम 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट। क्या नाम पड़ जाता है, 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट, ये बन जाता। नहीं, अब 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट जो है यहां से एटीपी निकल के बाहर आता है, दो तो जो है एडीपी फॉस्फेट ले लेता है, दो तो एटीपी बना देता है। नहीं, ये फॉस्फेट लेके दो को क्या बना देगा, एटीपी बना देगा। हाँ बोलो, थोड़ा टाइम है, तो पहुंचा दो अगर रो रही है तो। हमको आधा घंटा लगेगा, कम से कम आधा घंटा 45 मिनट। ठीक, नहीं तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे, दो को फॉस्फेट निकलेगा तो तब जाके क्या बनेगा, एटीपी। तो फॉस्फेट निकलेगा तो कहां से फॉस्फेट निकलता है, 1 नंबर वाला फॉस्फेट निकल गया, तो अब क्या बच गया 3, अब 20 हट जाएगा, 20 मतलब 2, बाय और 20 बताया था पिछले क्लास में, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, क्या लिखेंगे, 3 फास्फो, 3 20 हट जाएगा, फास्फो, ठीक है ना, फास्फो ग्लिसरेट, ये बोला जाएगा 3 फास्फोग्लिसरेट बन गया। और यही जो 3 फास्फोग्लिसरेट है, ये क्या होता है, 3 नंबर पे जो फॉस्फेट होता है ये आ जाता है 2 नंबर पे, तो यही बना लेता है 2 फास्फो ग्लिसरेट, 2 फास्फोग्लिसरेट। और यहां 2 नंबर पे जब आता है तो वाटर का लॉस करता है, यहीं पे एक वाटर मॉलिक्यूल यहां निकलता है, और जब वाटर निकल जाएगा तो यही 2 फास्फोग्लिसरेट से बन जाता है क्या, फास्फोइनॉल पायरुवेट। क्या बोलेंगे, फास्फोइनॉल। तो देखो 2 नंबर पे फॉस्फेट है, 2 नंबर पे है तो फास्फोइनॉल पायरुवेट। अब फिर 2 को क्या निकाल देना है हम लोग को, फिर एटीपी निकाल देना है। तो 2 को क्यों निकालेंगे, क्योंकि हर एक रिएक्शन क्या चल रहा है, डबल डबल, तो ये भी डबल, इसीलिए यहां 2 को निकाले हैं, डबल 2 को सब जगह मल्टीप्लाई 2 करना होगा। और अब जाके जो बनेगा, देखो यहां हम 2 इसमें इधर कर दे रहे हैं, अब जाके जो बनेगा तो 2 को बनेगा क्या, पायरुवेट या पायरुविक एसिड। लेकिन कब, जब 2 को क्या निकलेगा, एटीपी, तो एडीपी आएगा 2 ठो, और क्या 2 फास्फेट को निकाल लिया तो 2 एटीपी का फॉर्मेशन कर देगा। और अब जो बन के आएगा बच्चों, इसी का तो नाम है, जो बनाना था क्या, पायरुवेट। यही क्या बना दिया, पायरुवेट। इसको बोलता है पे ऑफ स्टेज, इसको क्या बोलता है, पे ऑफ, पे कर दिया, पे ऑफ स्टेज। ये पूरा 10 रिएक्शन है, ये पूरा 10 रिएक्शन है। लेकिन इस 10 रिएक्शन में देखो एटीपी कहां कहां बना है, 2 को एटीपी इस जगह बना है और 2 को एटीपी इस जगह बना है।
जो डायरेक्ट बना है, ये दोनों एटीपी जो डायरेक्ट बना है इसको बोलता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो 2 2 4 4 एटीपी बना, 4 एटीपी बना, लेकिन 2 एटीपी यूज भी तो हुआ है, तो 4 में से 2 को घटा दो। 2 एटीपी शुरू में पूंजी लगाया था ना, तो पूंजी लगाया तो यूज हुआ है नहीं। जैसे मान लो कि आप 1000 रुपया का पूंजी लगा के कोई दुकान खोले और आपने कमाया 1100 सब सामान बेच के, तो आप कितना कमाए? 100 ही ना। 1000 तो आपका पूंजी था, 1100 कमाए। तो वही बात यहाँ है, 4 एटीपी, ये चारों एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से बनता है, तो उसमें से 2 एटीपी को घटा दिया कीजिए, तो कितना बना? 2 एटीपी। लेकिन 2 ठो और एक चीज बना था। 2 ठो क्या बना? ये जो है NADH जो बना है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तो 6 एटीपी के बराबर का एनर्जी देगा। टोटल कितना एटीपी हो गया? 8 एटीपी। ये सारा स्टेप आपको याद रखना हो। लेकिन क्या है कि जब मैं नॉर्मल क्लास में पढ़ाऊंगा, ये तो क्रैश कोर्स टाइप का है, इसीलिए मैं स्ट्रक्चर पे बात नहीं किया। स्ट्रक्चर पे बात करूंगा कि ग्लूकोज कैसे इसको लॉक किया, नहीं बताया कि एटीपी देके लॉक किए, फिर कैसे ग्लूकोज 6 फास्फेट बना, क्यों फ्रुक्टेज 6 फास्फेट बनता है, क्यों इसमें एटीपी फिर जोड़ा जाता है, सारा स्टेप का रीजन बता के करूंगा। लेकिन उतना बताने के लिए फिर टाइम चाहिए ज्यादा, तो फिलहाल मैं जस्ट एक ग्लाइकोलाइसिस का सारा रिएक्शन 10 स्टेप आपको लिख दिया है। ये प्रिपरेटरी स्टेज है, शुरू में प्रिपरेशन का काम करता है, और उधर पे ऑफ स्टेज है। उधर में एनर्जी दिया है, यहाँ एनर्जी लिया है। ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस हो गया। ये आपका क्या हो गया? ग्लाइकोलाइसिस। ये सारा रिएक्शन कहाँ चलेगा? साइटोप्लाज्म में चलेगा। सारा रिएक्शन कहाँ चलेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर की बात करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में सारा रिएक्शन कहाँ चलना है? साइटोप्लाज्म में हम लोग बात करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में प्रोडक्ट क्या क्या बना है? 2 मॉलिक्यूल नेट प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस का हम लोग क्या बात करेंगे कि 2 मॉलिक्यूल क्या बना है? ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुविक एसिड बना है। प्रोडक्ट में जो हम लोग आए, ये हो गया ना, हटा दो, ये पूरा स्टेप हटा रहा हूं। देखो ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या बना है। अगर नेट प्रोडक्ट आपसे पूछे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो नेट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में जब पूछेगा तो इसमें क्या क्या बनेगा, इसकी बात करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल बनेगा। 2 मॉलिक्यूल क्या बनेगा? पायरुविक एसिड, नहीं, और 2 मॉलिक्यूल क्या बना है? 2 तो बना है NADH2 या H भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और क्या बना है? 4 ठो बना था। क्या 4 बना था? ATP बना था ना, लेकिन 4 में से 2 ATP को घटाए थे, तो टोटल कितना बना? एक्चुअल में ये जो 4 ATP बना था, ये कैसे बना था? इसको बोलते हैं नहीं, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से बना है। और 2 तो जो इधर है, ये जब जाएगा किसमें? ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कहां चलता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तब जाके ये बनेगा, 2 ठो मिलके 6 ATP ये बनाएगा। तो ये जो ATP बना है, ये ATP को क्या बोलेंगे? ये ATP कैसे बना है? इसको बोलता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से बना है। 6 ATP ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से बना है, और 4 ATP बना है सबस्ट्रेट लेवल। लेकिन ध्यान दीजिए, 4 ATP सबस्ट्रेट से बना तो था, लेकिन 2 को घटाए भी हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो 2 ही ATP बना है सबस्ट्रेट। तो आप ये 2 और ये 6 को जोड़िएगा, इसको और इसको जोड़िएगा, तो दोनों को जोड़ के कितना ATP हो गया? तो ग्लाइकोलाइसिस में कितना ATP बना है? 8 ATP। प्लस ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल क्या बना है? पायरुविक एसिड। क्लियर है? ग्लाइकोलाइसिस डन।
लिंक रिएक्शन टेंसर मतलब आज क्रेब साइकिल तक हो जाएगा। अगला दिन सेलुलर एस्पिरेशन क्लोज। सब मुंह देख रहा है। 2 ईयर की जेनवी ट्रू जेनवी ध्यान दीजिए। ले लिए। ये लोग को नहीं पूछ रहे, आप ही से पूछ रहे हैं। ये लोग तो रुके ही। इनको तो फिर आराम से चलेंगे हम। जेएनवी में अगर अच्छा पढ़ाई होता है तब जाइएगा रिटर्न, और अगर ठीक ठाक नहीं होता है, और ये कौन बताएगा, तो आपका सीनियर। ताकि मोस्टली जेएनवी में 11th में 12 में अच्छा पढ़ाई नहीं होता। 10 तक बहुत बढ़िया है। 10 तक जेएनवी में बहुत बढ़िया है। 10 तक तो हम भी अपना बेटा को हम तैयारी कराएंगे, चाहेंगे कि जेएनवी में जाए। नहीं, 5 के बाद ही ना, 6 से ना, 6 से 10 तक उसको जेएनवी में कोशिश करेंगे कहीं डाल देना है, और 10 के बाद फिर निकाल लेना है। 10 के बाद फिर टेंशन नहीं है हमको, इसी फील्ड में है। कोई इंस्टीट्यूट में जाएगा, चाहे कोई टीचर जानेगा, जो भी हमको पहचानता है, 10 के बाद हमको पैसा नहीं लगने वाला। नहीं, मेरा भतीजा भतीजी सब पढ़ता है, तब तो टीचर लोग पैसा रिटर्न कर देते। एक जगह है, हम एडमिशन करवाए भतीजा का भी, तो जैसे गए, टीचर को नहीं बोले कि मेरा भतीजा है, काउंटर पे गए, हम बोले एक बच्चा भेज रहे हैं, कर दो, पैसा वैसा सब दे दिए, थोड़ा सा कम करवा दिए थे। कुछ दिन बाद जब टीचर ऐसे ही बातचीत एक दिन कर रहे थे, तो अंकल अंकल हमको बोले। स्टूडेंट रहेगा तो सर सर बोलेगा, उनका दिमाग खटका, तो बुलाया उसको ऑफिस में। जब पूछने लगे तो बोला नहीं, मेरे अंकल लगेंगे, है ना। बस वो सीनियर है मेरे, टीचर बुला के बड़ी डांटे हमको। जब भतीजा था तो फिर बोला कहेंगे सारा पेमेंट रिटर्न कर। सारा पेमेंट रिटर्न। ग्लाइकोलाइसिस ने बुझाया, तो जब हटा दिए तब बोलता है बुझाया नहीं। स्टेप सब याद रखना होगा। खूब पूछता है। कोई बात नहीं, रुकना है ना। स्ट्रीम चेंज कर लेंगे मतलब काहे, गलती भी मत करना तुम अपने फादर से बात कराओ, ठीक है। अब ठिक्का हम ले लेंगे तुम्हारा, पढ़ाई वढ़ाई सब का, मेडिकल कॉलेज तक का। ज्यादा लगा तो मेरा, बचा तो मेरा। नहीं, आपका जो निगेटिव चीज है ना अभी तक, वो आपका बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज बनने जा रहा है। वो बस इसलिए कि अभी हम थोड़ा फास्ट हैं। एक्चुअल में 2 महीना में सिलेबस साल भर का आर पार करना है। साल भर भी नहीं बोलिए, 11th का सिलेबस लंबा होता है, 13-14 महीना का सिलेबस है। उतना सिलेबस आपको आर पार 2 महीना में कैसे कोई करेगा, तो फास्ट रह रहे हैं। ये तो समझिए, जब नॉर्मल 2 ईयर में पढ़ाएंगे फिर देखिएगा ना, आराम से यहां तक आने में हमको 3 क्लास लगता है। जो आज पहुंचे हुए हम, पूरा सेलुलर एस्पिरेशन पढ़ाने में मिनिमम 5 to 6 क्लास जाता है, और आपका अगला क्लास में खत्म हो जाएगा। आप सोच लो, ऊपर से अब स्लो होंगे तो आप ही लोग बोलिएगा सर सिलेबस। वो बोले ये जेएनवी वाली सब। खैर चलिए लिंक रिएक्शन पे बात करते हैं। लिंक रिएक्शन एक एक स्टेप का, कितना याद रखना क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो बढ़ रहे हैं।
लिंक रिएक्शन सेकेंड स्टेप में आते हैं। चलो स्लो हो जाते हैं। लिंक रिएक्शन, देखो लिंक रिएक्शन कहाँ होगा, आप लोग को बताए थे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। लिंक रिएक्शन में क्या होगा, तो हमारे पास क्या बना था, क्या बना है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को तोड़ के क्या बना चुका है, दो गो क्या बना है, पार्विक एसिड बना है ना। तो ये तो ग्लाइकोलाइसिस था। और यही जो दो गो पार्विक एसिड है, इसको तोड़ के क्या बना देना है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये दो गो बनेगा, क्या गो बनेगा, क्या कि ये भी दो गो है। तो यहाँ पे पार्विक एसिड से जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, तो यहाँ कोई रिएक्टेंट भी आएगा, तो दो तो आता है कोएंजाइम ए, यही दोनों जुड़ के क्या बना देता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। लेकिन ये जो रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ देखो ये दो पार्विक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, तो 3 से 2 में गया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ना। तो 3 से 2 में गया तो दो दो गो है, तो दो गो कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस यहाँ पे बनता है NAD+ आएगा, और वो लेके क्या बना देगा, NADH2। क्या को एक में एक तो दो में, यही है लिंक रिएक्शन। अब इंजाइम अगर बात करें कि कौन सा इंजाइम, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो आप बोल सकते हो डी कार्बोक्सिलेज। इंजाइम का नाम अगर ध्यान में रखना है तो आप लिख सकते हो डी कार्बोक्सिलेज। डी मतलब होता है निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बोक्सिलेज। हाइड्रोजन निकला है तो आप ये भी लिख सकते थे डी हाइड्रोजिनेज, नहीं तो कोई एक एंजाइम का नाम लिख के और बगल में लिख दो कॉम्प्लेक्स। जब एक ही स्टेप में मोर देन 2 या 3 या 4 5 6 एंजाइम काम कर रहा हो, तो वहां कोई एक एंजाइम का नाम लिख के आप कॉम्प्लेक्स लिख दीजिए, आपका काम चल जाएगा। क्लियर है। तो ये लिंक रिएक्शन डन। मेनली पढ़ना है क्रेव साइकिल। क्रेव साइकिल पे आते हैं। लिंक रिएक्शन तो सिंगल लाइन, क्रेव साइकिल में फिर 10 गो रिएक्शन आने वाला है। आते हैं क्रेव साइकिल पे, हटाऊं, इतना काफी है। लिंक रिएक्शन कहाँ चलेगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चला था, साइटोप्लाज्म में। आपके जेएनवी में अच्छा पढ़ाई होता है 11 12 में, बैक क्यों जाना चाह रहे हैं। 2 साल बाद आइएगा तो भी उतने पैसा खर्चा होगा, होगा कि नहीं, और अभी आइएगा तो भी उतने होगा। 2 साल बाद तो और ज़्यादा होगा, प्लस 2 साल बर्बाद करके आइएगा। सबसे बड़ी बात, 2 साल बर्बाद करके आइए। उससे अच्छा 2 साल यूज कीजिए मेडिकल कॉलेज, समझे। क्या करना है, यूपीएससी भी करना है ना बच्चा, तो 2 साल क्यों बर्बाद कीजिएगा। और यूपीएससी में भी आप देखें इधर साइंस का 11 12 तो साइंस से ही कीजिएगा, यूपीएससी भी करना है तो यूपीएससी भी करना है तो साइंस का अच्छा खासा क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है यूपीएससी में, साइंस से क्लीन कर रहा हूँ, तो जो भी कीजिए, है ना, तो अच्छा है। अब देखो क्रेव साइकिल, थर्ड स्टेप क्या है, क्रेव। कहाँ चलेगा, कहाँ चलेगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आकर्षण माइटो, या सीधे लिख देता हूं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में होना है क्रेव साइकिल। क्रेव साइकिल का ढेर सारा नाम है, TCA साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। टी बोले तो ट्राई, सी बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ए बोले तो
TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, नहीं इस नाम से भी जानते हैं, क्रेव साइकिल के नाम से भी जानते हैं। HA क्रेव नाम के साइंटिस्ट इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किए थे। कौन किए थे? HA क्रेव, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? क्रेव साइकिल नाम पड़ा। नहीं, इसका और भी नाम होता है, सैट्रिक एसिड साइकिल, सैट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से भी हम लोग जानते हैं किसको? क्रेव साइकिल। क्रेव साइकिल के डिस्कवरी के लिए एच ए क्रेव को क्या मिला? नोबेल प्राइज, 1953 का नोबेल प्राइज एच ए क्रेव को ही मिला है। मेनली कहाँ चलना है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलना है। तो क्रेव साइकिल, आइए इसका पार्ट देखते हैं, क्रेव साइकिल में क्या क्या बनेगा, कैसे कैसे चलेगा। तो इसका पूरा स्टेप देखेंगे। आपको बता दूं, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए अगर एक बार क्रेव साइकिल में चला गया तो टोटल 12 एटीपी का फॉर्मेशन करता है। एक एसिटाइल कोएंजाइम में कितना एटीपी देगा? 12 काम करता है। देखिए हम बात कर रहे हैं, तो क्रेव साइकिल पढ़ने जा रहे हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। एक नॉर्मल साइंटिस्ट का नाम, वो रीडिंग भी मार सकते हैं आप लोग। देखो अभी तक क्या बना है हमारा, एकदम बोर्ड पे नजर रखिएगा। पायरविक एसिड कितना बना है? क्या को बना है? 2 ठो, सही ना। पायरविक एसिड से हम लोग लिंक रिएक्शन में गए तो क्या बना? एसिटाइल कोएंजाइम क्या को? ये खुद कितना था? 3 कार्बन का, ये कितना कार्बन है? कोई दिक्कत नहीं। प्लस क्या बना वो सब आपको पता है। जैसे यहाँ पे अगर निकाले तो क्या बनाएंगे? 2 गो NaDH2 और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला यहाँ पे 2 ठो। आइए क्रेव साइकिल नीचे लिखते हैं। क्रेव साइकिल सबसे पहले क्रेव साइकिल में जो बात करें, एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है ऑक्सिलो एसीटेट। ऑक्सेलो एसीटेट, एकदम बोर्ड पे नजर रखिएगा। ये खुद 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। 4 कार्बन, 4 कार्बन वाला कंपाउंड। अभी देखो एगो ले रहे, एगो एक एसिटाइल कोएंजाइम में लेके, एक एसिटाइल कोएंजाइम में लेके 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है जिसका नाम है साइट्रेट। पहला कंपाउंड साइट्रेट बनता है, इसीलिए हम लोग इसको साइट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। पहला कंपाउंड क्या है? साइट्रेट है, इसीलिए इसका क्या नाम है? साइट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, साइट्रेट का जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, तो उसमें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसीलिए इसको हम लोग TCA साइकिल के नाम से भी जानते हैं। नहीं तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइट्रेट या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। अब देखो यही कन्वर्ट हो जाता है सिस एको नीटेट में। सिस एकोनिटेट, यही सिस एकोनिटेट से कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइट्रेट में। देखो साइट्रेट का ही आइसोमेरिक फॉर्म है सिस एकोनिटेट, और सिस एकोनिटेट का ही आइसोमेरिक फॉर्म है आइसोसाइट्रेट। आप डायरेक्ट यहां से यहां भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो मैंने ट्रिक बना के रखा है तो स्टेप पे बनाया है, तो एक स्टेप जहां जाइएगा तो फिर ट्रिक वहां लगेगा नहीं, इसीलिए ज्यादा अच्छा है कि पूरा, अभी ट्रिक एक बताऊंगा याद करने का, याद रखिए, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो आइसोसाइट्रेट, आइसोसाइट्रेट के बाद बनता है ऑक्सिलो, ऑक्सिलो सक्सिनेट। क्या बनेगा? ऑक्सिलो, तो एक्सेलो ऑक्सिलो सक्सिनेट। ऑक्सिलो सक्सिनेट के बाद बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो, पहले सिर्फ नाम लिख रहा हूं सबका। उसके बाद बनता है, उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए,
सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के बाद बनेगा सक्सिनेट, फ्यूमेरेट, फ्यूमेरेट के बाद बनता है मैलेट, और यही फिर कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जिलो एसीटेट में। ये पूरा क्रेब्स साइकिल लिखा हुआ, लेकिन इसमें बहुत बात अभी बाकी है। ये तो मैंने सिर्फ क्या लिखा, नाम। इसका स्टेप याद रखने का तरीका है, सोए सोए आई उठ के साइकिल से फास्ट मेरे ओम बायोलॉजी क्लास में। ठीक है, सोए सोए आई उठ के साइकिल से फास्ट मेरे ओम बायोलॉजी क्लास में, इसका ट्रिक है क्रेब्स साइकिल का। उसी ट्रिक से हम भी याद किए, अभी जो मैं लिख रहा था वही ट्रिक ना गिन रहे थे कि सोए सोए आई उठ के, अच्छा यहाँ साइकिल, अच्छा यहाँ से, यहाँ फास्ट, यहाँ मेरे, फिर जो कर रहे थे काउंटिंग अगर गौर किए होइएगा तो हम किए हैं। तो इस तरह से याद करना होता है, ये तो स्टेप है। अब जरा गौर कीजिए, एकदम बोर्ड पे नजर रखिएगा फिर से। देखो 2 कार्बन का कंपाउंड ये है, 4 कार्बन यहाँ है, तो 4 + 2 6 कार्बन। लेकिन एक चीज और करते हैं, कार्बन बताने से पहले एक चीज और, 2 जगह कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम है ऑक्स अल्फा। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलता है, ऑक्स अल्फा। तो ऑक्स देखो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो, और अल्फा तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो। तो जरा गौर करो, अब देखो 6 कार्बन, तो ये भी 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन, लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला है तो कितना हो गया, 5 कार्बन। फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला है तो कितना हो जाएगा, 4 कार्बन। उसके बाद कहीं नहीं निकला है तो देखो 4 4 कर दीजिए, इकलौता 5 कार्बन का बना है, डायरेक्ट याद रखेंगे, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। क्रेब्स साइकिल में इकलौता 5 कार्बन का कंपाउंड जिसका नाम क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। क्लियर? अब है कि हाइड्रोजन कहां कहां से निकला, तो मैंने क्या बोला, क्रेब्स साइकिल का ट्रिक है, सोए सोए आई उठ के साइकिल से फास्ट मेरे ओम बायोलॉजी क्लास में। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकला, तो ऑक्स अल्फा। अब हाइड्रोजन कहां से निकला, उसका ट्रिक है आइसो अल्फा सम, आइसो अल्फा सम। तो आइसो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, सम क्लियर, यहीं से हाइड्रोजन निकलेगा। तो हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन निकलेगा तो पकड़ेगा कौन, तो रियल में जो हाइड्रोजन निकलता है तो बनेगा, यहां देखो ध्यान देना, NaDH या H2 भी लिख सकते हैं, यहां भी बनेगा NaDH, NaDH, बस यहां भी निकलेगा NaDH। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, बोर्ड पे नजर रखना, मात्र एक जगह 3rd नंबर पे निकलता है FADH। सिर्फ ये ध्यान रखना है। प्लस मैंने बोला था ATP भी बनेगा, कहीं तो बन रहा होगा, यहाँ पे ADP नहीं GDP से फॉस्फेट निकल के बना देता है GTP, और यही GTP बाद में कन्वर्ट हो जाता है ATP में। अगर इतना बात याद हो गया ना क्रेब्स साइकिल में, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कहाँ चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। किसने डिस्कवर किया, H.A. क्रेब। 1953 का नोबेल प्राइज तक इनको मिला है, नहीं H.A. क्रेब को, इसी साइकिल के डिस्कवरी में। स्टेप क्या है, याद रखिएगा, सोए सोए आई उठ के साइकिल से फास्ट मेरे ओम बायोलॉजी क्लास में या मेरे ऑफिस में, जैसे भी याद रखना। तो याद देखो, सोए साइट्रेट, सोए सी से कोटिनेट, आई आइसोसाइट्रेट, नहीं सोए सोए आई उठ ऑक्जेलोसक्सिनेट, के अल्फा कीटोग्लूटारेट, फिर क्या साइकिल सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट, फास्ट फ्यूमेरेट, मेरे तो मैलेट, और ओम बायोलॉजी क्लास को ऑक्जेलोसक्सिनेट।
इसको मिला देना, साइकिल है तो पूरा साइक्लिक फॉर्म में लेना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकला, तो उसका ट्रिक क्या बताया, ऑक्स अल्फा, ऑक्स अल्फा। उससे ये भी पता चलेगा कौन 4 कार्बन, कौन 5 कार्बन, कौन 6 कार्बन। और हाइड्रोजन कहां से निकला, तो 4 जगह से निकलता है, आइसो अल्फा सम। लेकिन ध्यान रखना तीसरा नंबर पे FADH2 बनता है। अब जरा गौर करो, अब जरा गौर करो, देखो देखो देखो, ये जब ETS में जाएगा 3 ATP देगा, देगा कि नहीं, ये भी ETS में जाएगा फिर 3 ATP देगा, ये भी ETS में जाएगा फिर 3 ATP देगा, देगा कि नहीं, और ये जब ETS में जाएगा तो 2 ही ATP न देगा। एक बार क्रेब साइकिल चला, एक एसिटाइल कोएंजाइम में से कै बार क्रेब साइकिल चलेगा, एक बार। एक बार क्रेब साइकिल चला तो देखो कितना एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है, 3 3 6 3 9 2 11 और 1 12। एक बार क्रेब साइकिल चलता है तो कितना एटीपी बनता है, 12 एटीपी। एक क्रेब साइकिल में कितना एटीपी, 12 एटीपी। तो 2 बार में चलेगा, यहां मल्टीप्लाई 2 है, सारा रिएक्शन मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, नहीं तो 24 एटीपी। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कंप्लीट तोड़ेगा अगर क्रेब साइकिल से, तो 24 एटीपी क्रेब साइकिल में बनेगा। 6 को बना था लिंक रिएक्शन में 24 36, 8 को बना था ग्लाइकोलाइसिस में 30 8 38 एटीपी बना। अगर एक साइकिल चलेगा क्रेब साइकिल तो कितना एटीपी, एक साइकिल में 12 एटीपी। एसिटाइल कोएंजाइम में से कितना बार चलेगा, 2, तो 24 एटीपी। मतलब आप देखो अभी तक जो हम लोग बात किए, लेकिन ध्यान रहे ये क्रेब साइकिल का ये सब ETS में जाएगा तब एटीपी बनाएगा। क्रेब साइकिल में जो ये बना ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है, सॉरी ऑक्सीडेटिव सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है। 12 एटीपी, क्रेब साइकिल में कितना एटीपी बना, तो वन क्रेब साइकिल में कितना एटीपी बना, देखो यहाँ 12 एटीपी टोटल बना है, 12 एटीपी। लेकिन इस एटीपी को हम तोड़ रहे हैं, ये 12 में से एक 11, एक एटीपी जो है एक किससे बना है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से बना है। और 11 ऑक्सीडेटिव करने का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से, फास्फोराइलेशन से बना, नहीं क्लियर है। यही है क्रेब साइकिल हमारा, क्रेब साइकिल डन, क्रेब साइकिल डन। ऐसे हर एक स्टेप में एंजाइम भी आता है, एंजाइम पहले इतना याद कीजिए तो फिर एंजाइम पे बात करेंगे। देखो एंजाइम का ट्रिक बता देते हैं, एंजाइम का ट्रिक, जहां से हाइड्रोजन निकला तो डिहाइड्रोजिनेज, जहां से कार्बन निकला डीकार्बोक्सिलेज, नहीं ये 2 को याद रखना है। जहां एटीपी या जीटीपी बना काइनेज। इतना में आपका काम चल जाएगा एंजाइम का। हट जाओ, हाँ बस बस बस। 5 कार्बन का जो है यही एमिनो एसिड यहां से बना देता है, एमिनो एसिड 5 कार्बन वाला एमिनो एसिड बनाने का काम करता है। फिगर किसका है, क्रेब साइकिल का। क्लियर है।